नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का अपने परिवार न्यू आकार अकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का मोटिवेशनल स्पीच जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। यहाँ सपनों से तात्पर्य है कि सपने वे होते हैं जो सोते वक्त नहीं देखे जाते। सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। इसी उड़ान के साथ आज हम अपने मौलिक अधिकार के सेकंड क्लास को आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मौलिक अधिकार पर एक क्लास हो चुकी है। अगर जो नहीं देखे हो वो जाकर हमारे चैनल न्यू आकार अकेडमी पर देख सकते हैं। हमने क्या क्या चर्चा कल की थी, आइए उसके बारे में एक बार सरसरी निगाह डालते हैं। मैंने चर्चा की थी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो है 7 प्रकार के थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अब वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। जो इस प्रकार हैं, देखिए। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 और 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। ये 6ठे नंबर का था जो निश्चित हो चुका है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और 7वां हमारा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 था। हमने कल समता के अधिकार पर चर्चा कर ली थी, स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा कर ली थी। ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं आज की क्लास पर। आज हमारा टॉपिक होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए देरी नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 23 व 24 में। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है और आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 बलात् श्रम, बेगार प्रथा और दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। विधि के अनुसार ये दंडनीय है। विधि के अनुसार कैसा है? दंडनीय है। तो इसकी भाषा क्या है? मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार प्रथा। क्या? बेगार प्रथा विधि के अनुसार कैसा है? दंडनीय है। बेगार प्रथा विधि के अनुसार कैसा है? दंडनीय है। विधि के अनुसार दंडनीय है। अब आइए एक एक शब्द हम देखते हैं। दुर्व्यापार मतलब गलत तरीके से किया गया व्यापार, जैसे मानव तस्करी। बलात् श्रम मतलब जो बालक हैं उनके द्वारा किया गया श्रम, वो भी दंडनीय है। और बेगार प्रथा मतलब मजदूरी करा लिए, पैसा नहीं दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। ये विधि मतलब कानून के अनुसार कैसा है? दंडनीय है। ये व्यवस्था कहाँ पर की गई है? आर्टिकल 23 में। तो इसमें अपवाद भी है। आर्टिकल 23 में ये व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 23 सेकंड में कहा गया है कि राष्ट्र सेवा के आह्वान किए जाने पर कार्य के लिए, परिश्रम के लिए
यदि मजदूरी नहीं दी जाती है तो वो दंडनीय नहीं माना जाएगा। तो हमारे 23 सेकंड में कहा गया है क्या कि अगर राष्ट्र सेवा का आह्वान किए जाने पर इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये तो आर्टिकल 23 बोल दिया। तो आर्टिकल 23 सेकंड क्या कहता है? राष्ट्र सेवा अधिकतर ये युद्ध के समय इसका आह्वान किया जाता है। राष्ट्र सेवा के आह्वान किए जाने पर इसे दंडनीय नहीं माना जाएगा। जैसे युद्ध होता है तो युद्ध के समय सरकार आह्वान करती है कि हमें कुछ लोगों की आवश्यकता है, उसमें उम्र और बालक और नवयुवक किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र सेवा में काम करने के लिए बुलाया जाता है, अधिकतर सैन्य कार्यों के लिए। तो उसमें बोला है कि उस समय इसे दंड नहीं माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 23 सेकंड में कहा गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल 24, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं हमारे? आर्टिकल 23 और 24 है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में जो बालक होते हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन मतलब नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। कारखानों में बालकों के नियोजन पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों में बालकों के नियोजन, किसके? बालक शब्द यूज किया गया है। बालकों के नियोजन मतलब नियुक्ति, ये संविधान की भाषा है। नियोजन, बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, क्या? प्रतिबंध लगाता है। चलिए हम लोग आर्टिकल 24 तक देख चुके हैं। अब हमारा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त हो गया है। अब हम अपने सेकंड पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक में शोषण के विरुद्ध हो चुका है। अब हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है हम पीछे बता चुके हैं। तो इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक। 25 से 28 तक इसका वर्णन है। तो आइए हम एक एक करके पहले देखते हैं आखिर किस आर्टिकल में कौन सी बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये कहता है कि सभी मनुष्यों को, सभी आदमियों को, सभी व्यक्तियों को अपने विचार, अपने अंतःकरण के आधार पर अपने धर्म को ग्रहण करने, प्रचार करने, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये संविधान में किस तरह से इसको लिखा गया। आर्टिकल 25 में क्या कहता है? तो आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक कार्यों इसमें बोला गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की
अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और क्या कहता है, और उन्हें अपने धर्म के प्रचार प्रसार उन्हें अपने धर्म के प्रचार प्रसार और प्रसार के लिए स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? उन्हें अपने धर्म के प्रचार प्रसार, अबाध रूप से मानने का अधिकार और आचरण करने का अधिकार दिया गया है। अपने धर्म के प्रचार प्रसार, आबाद रूप से मानने का अधिकार। आबाद मतलब किसी बाधा, आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 25 के साथ सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब स्वयं के विचार के द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार और अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है। ये आर्टिकल 25 में बात कही गई है, लेकिन अब इसके कुछ सम पार्ट भी हैं। 25 के कुछ सम 25 तो ये कह दिया कि इसका टेक्निक ही याद करने का होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म को मान तू मतलब आर्टिकल 25 को धर्म को मान तू, धर्म का प्रबंध आर्टिकल 26 में, और धार्मिक संस्थाओं को करों से छूट 27 में, धर्म को मान तू, धर्म का प्रबंध कर पर धार्मिक संस्थाओं में स्वतंत्रताओं को मान तू न, वो आर्टिकल 28 में कहा गया है। तो आर्टिकल 25 हो गया। अब आर्टिकल 25(1) में क्या कहा गया है? ये आर्टिकल 25(1) था। तो ये इसमें आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 सेकंड में क्या कहा गया है? हिंदू मंदिरों को, देखिए, मंदिरों को हिंदू वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खोला जाएगा। ये व्यवस्था आर्टिकल 25(2) में कही गई है, खोला जाएगा या खुला रहेगा। अब हिंदू मंदिरों को हिंदू वर्ग के सभी लोगों के लिए मंदिर को खोला जाएगा या खुले रहेंगे, मनाही नहीं की जा सकती। अब बात आती है हिंदू वर्ग में आते कौन कौन से हैं? संविधान, अब यहाँ आप लोग देख लीजिए, पेन चेंज कर दे रहे हैं। हिंदू वर्ग में कौन कौन से आ रहे हैं वर्तमान समय में? हिंदू वर्ग, इसमें कौन कौन आ रहा है? सिख आ रहे हैं, सिख, बौद्ध और जैन, इनको भी हिंदू वर्ग में शामिल किया गया है। इनके लिए भी हिंदू मंदिरों को खोला जाएगा या खुला रहेगा, मनाही नहीं की जा सकती कि आप दर्शन नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा आर्टिकल 25(2). आर्टिकल 25(2). अब हम आते हैं आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में क्या व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 26 इस धार्मिक स्वतंत्रता चल रहा है तो धर्म को मान तू, धर्म का प्रबंध कर। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 26 में। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता
की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन एक कंडीशन रखी गई है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है स्वास्थ्य सामाजिक एक रूपता, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक एक रूपता हो गया, सदाचार, ये 3 कंडीशन रखी गई। अगर आप धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, जैसे चंदा लिया नहीं जाता है, कोई मंदिर बनाई जाती है, पूजा होता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, कुछ लोग रोड पर सड़क पर खड़े होकर चंदा वसूलते हैं, तो वही कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन उसमें कंडीशन रखा है कि किसी का स्वास्थ्य खराब न हो, सामाजिक एक रूपता बनी रहे, भाईचारे का व्यवहार बना रहे और सदाचार रहे। सदाचार एक सामाजिक मान्यता के अनुसार आप लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी गाड़ी वाले को रोक कर उसको मारकर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए आप पैसा इकट्ठा करें। ये व्यवस्था हमारी कहाँ पर है? आर्टिकल 26 में। अब आते हैं हम आर्टिकल 27 में। 26 हो गया, अब आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? 27 धार्मिक संस्थाओं को करों से मुक्ति, किससे? करों से मुक्ति दी गई है। करों से मुक्ति मतलब धार्मिक संस्थाओं पे किसी भी प्रकार का कर नहीं अधिरोपित किया जाएगा। जैसे किसी मंदिर पे खूब सारा पैसा आता है, सोना आता है, उन्हें कर से छूट किया गया, छूट एकदम कर से बाहर रखा गया, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ध्यान रहे, करों से छूट दी गई है, शुल्क से नहीं, शुल्क से छूट नहीं है, करों से छूट है। अब आता है आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 क्या कहता है? संस्थाओं को प्रबंध स्वतंत्रता हो गई, धार्मिक संस्थाओं को करों से मुक्ति हो गई। अब आती है बात आर्टिकल 28 की। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के विपरीत शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसी व्यवस्था कहाँ पर की गई है? आर्टिकल 28 में, कि उनके विरुद्ध, उनके धर्म के विरुद्ध क्या है? शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो इसको संविधान में किस प्रकार से लिखा गया है? कहा गया है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना या शिक्षण में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक उपासना क्या? धार्मिक उपासना व शिक्षण, किसमें? शिक्षण संस्थाओं में उपस्थिति की स्वतंत्रता। क्या? उपस्थिति की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 28 में कहा गया है कि धार्मिक उपासना और शिक्षण संस्थानों में उपस्थिति की स्वतंत्रता दी गई। किसको? व्यक्ति को, कि वह किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकता है, और लेकिन उसको कंडीशन रखी गई, उसे अपने धर्म के विपरीत शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसको संविधान में कुछ सम पार्ट इसके बनाए गए हैं। आर्टिकल 28(1), आर्टिकल 28(2) ऐसी व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 28(1) क्या कहता है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 28(1) में कहा गया है। किसमें? आर्टिकल 28(1)
1 में। 28 में तो कह दिए हैं शिक्षण संस्थानों में उपस्थिति की स्वतंत्रता। तो इसमें आर्टिकल 28 क्या कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, क्या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्या नहीं दी जा सकती है। देखिए यही एक प्रावधान है जो हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना रहता है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ किसी भी धार्मिक ग्रंथ की चर्चा जो है किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे संविधान में उल्लिखित है। क्या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यही आधार है, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के खिलाफ शिक्षा नहीं दी जा सकती। कहाँ पर? शिक्षण संस्थानों पर। लेकिन क्या जो धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्थान खुले, क्या उसमें भी शिक्षा नहीं दी जा सकती? नहीं, उसकी भी व्यवस्था संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसकी व्यवस्था किसमें लिखी गई है? आर्टिकल 28(2) में क्या कहा गया है? ट्रस्ट या किसी धार्मिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य से खुले शिक्षण संस्थानों में, किसमें? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य मनाही नहीं कर सकता, के लिए राज्य जो है मनाही नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से सभी बातें लिखी गई, मनाही नहीं कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 28(2) में लिखा गया है। तो आर्टिकल 28(3) में क्या कहता है कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं या आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं पर हम देख ले रहे हैं, ये ट्रस्ट वाली बात हो गई, ये राजनीति से पूर्णतः पोषित हो गई। अब एक शिक्षण संस्थान और मिलता है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। क्या? मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त, क्या? आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में यदि धार्मिक शिक्षा दी भी जाती है, मतलब मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में छूट है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी
को बाध्य नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये बात संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। समझ में आ गया। अब हमारा ये भी चौथा पोर्शन समाप्त हुआ। क्या क्या हो गया? समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी पोर्शन हमारा समाप्त हुआ। अब आता है पांचवा पोर्शन, कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये भी मूल अधिकार है हमारा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 28 तक तो स्वतंत्रता का हो गया था, तो ये शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन आर्टिकल, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 29 और 30 में 29 और 30 में व्यवस्था की गई है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है, भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्ग को अपनी भाषा लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारत में किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी लिपि हो गई, भाषा हो गया और संस्कृति को सुरक्षित या सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। क्या? अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 हो गया। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? भारत में सभी अल्पसंख्यक को अपने मनपसंद शैक्षिक संस्थान की स्थापना की बात कहता है। क्या? आर्टिकल 30 क्या कहता है? इसके अनुसार भारत में किसी भी अल्पसंख्यक क्या? अल्पसंख्यक वर्ग को ये धार्मिक हो सकता है और भाषाई भी अल्पसंख्यक दोनों हो सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों, किसके शिक्षण संस्थानों के स्थापना की स्वतंत्रता दी गई है। स्थापना की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने पसंदीदा शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। इसी को आधार बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय जो है शिक्षण संस्थान की स्थापना कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 29 और 30, 29 और 30 हो गया।
और अब आती है बात आता है हमारा क्या, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 3 में आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 31 में किया गया था, लेकिन इसको इस समय निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब नहीं है, लेकिन हटाया गया तो किसी संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया होगा। तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। संविधान संशोधन 1978, कब, 1978 में हटाया गया कि ये निरसित हो चुका है संपत्ति का अधिकार, जो कैसे नंबर पर था, सीरियल में 6ठे नंबर पर था। अब आती है बात 7वां नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7 नंबर में क्या था, संवैधानिक, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, करीब छोटी से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाएं जो एग्जाम कराती हूँ उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है। तो इसका वर्णन किस में है, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में। इसके लिए कुछ बातें कही गई हैं, मूलभूत बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं, फिर इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो इसमें पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें बात कही गई है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो मूल अधिकारों का संरक्षण भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये बात कौन कहा गया है, ये बात सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है कि मूल अधिकारों का संरक्षण भी मौलिक अधिकार है। आखिर मूल अधिकार बना दिए गए हैं और उनका संरक्षण ही नहीं किया जा रहा है, क्या फायदा। उनके हनन होने पे कुछ तो रहना चाहिए हमारे पास, ताकि हम डायरेक्ट रीट दायर कर सके। कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय खुद ही कहता है कि मूल अधिकारों का संरक्षण भी मौलिक अधिकार है। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, आत्मा या हृदय कहा है। ये क्वेश्चन खूब जगह पूछा गया है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए इसमें नाम देकर पूछता है, अगर नाम नहीं दे रहा है तो आर्टिकल 32 होगा, लेकिन अगर नाम देकर पूछता है तो हमें, जैसे उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वहाँ भी कहा गया है, यहाँ भी कहा गया है। तो इसमें पूछता है किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वो आर्टिकल 32 हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो उसके लिए कुछ प्रावधान भी किया होगा। तो कहा गया है कि यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, अतिक्रमण होता है, तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रीट दायर की जा सकती है। तो हम लिख लेते हैं
मूल अधिकारों के हनन, मूल अधिकारों के हनन, मूल अधिकारों के हनन पर, हनन या अतिक्रमण पर, हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। और इस आधार पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रीट दायर की जा सकती, 5 प्रकार की रीट दायर की जा सकती है, दायर की जा सकती है। अब ये हम रीट देख लेते हैं कि इस रीट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये पहले 5 प्रकार की, 5 प्रकार की रीट है। हम सीरियल 1, 2, 3, 4 और 5। पहली रीट क्या है? बंदी क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्या? हैबियस कॉर्पस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्या? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, कॉपर नहीं, कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस रीट। ये टू हैव, इसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आप हमारी शरीर रख सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी रीट है जो प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये देखिए पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे लिख दिया था हैबियस कॉर्पस, उसके सामने ऐसे लिख दिया गया था, मिलान करना था टू हैव द बॉडी ऑफ। सेकंड रीड हमारी है मैंडमस या परमादेश। इसको बोलते हैं परमादेश, परमादेश, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मैंडमस। क्या? मैंडमस, मैंडमस। इसको परमादेश या मैंडमस बोलते हैं। ये क्या होती है? जब कोई व्यक्ति या अधिकारी या पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अपने पदी कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उसके पालन न करने से किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ परमादेश या मैंडमस रीट जारी की जाती है कि आप अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी कमांड, आप अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये हो गया सेकंड रीड। अब आती है बात थर्ड रीड, अधिकार परीक्षा लेख। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा लेख को क्यू वारंटो। क्या? अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू वारंटो। क्या बोलते हैं? क्यू वारंटो। क्या बोलते हैं? क्यू वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पहले समझ लेते हैं ये क्या है। अधिकार परीक्षा लेख, कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से अपने पद पर आश्रित हो गया है, किसी सरकारी पद पर आश्रित हो गया जिसके लिए वह योग्य नहीं था,
तो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार परीक्षा लेख या क्यू वारंटो रीट जारी करके उससे सर्वोच्च न्यायालय पूछती है कि आप किस अधिकार से अपने पद पर आश्रित हैं। तो अधिकार परीक्षा लेख क्यू वारंटो, क्या बोलते हैं इसे, क्यू वारंटो। तो इसका अर्थ क्या होगा, बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी, आप किस आधार पर अपने पद पर हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय पूछती है। और चौथा नंबर है हमारा प्रोविंशन, क्या, प्रोविंशन या प्रतिषेध रीट, क्या, प्रतिषेध रीट या इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन रीट, क्या, प्रोहिबिशन रीट, क्या, प्रोहिबिशन रीट। देखिए प्रतिषेध रीट मतलब रोकना, प्रतिषेध रीट ये क्या है, प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोकना, प्रतिषेध रीट। यहाँ पर ये वाला सा नहीं रहेगा, यहाँ पर पेट भरा हुआ सा रहता है, क्या रहता है, पेट भरा हुआ सा, प्रतिषेध रीट। प्रतिषेध मतलब मना करता है। यह रीट तब जारी की जाती है जब मामला निम्नतर अदालत में चल रहा है और उच्चतर न्यायालय उसको रोकता है। तो ये मामला ये रीट कब जारी की जाती है, जब मामला किस में चल रहा हो, मामला निम्नतर न्यायालय में चल रहा हो। कहाँ पर, निम्नतर न्यायालय में चल रहा हो तो उच्चतर न्यायालय इसको रोकती है इसी रीट के माध्यम से। अब हमारा पांचवा और आखिरी रीट है वो कौन सा है, उत्प्रेषण, क्या है, उत्प्रेषण। पांचवा हमारा रीट क्या है, उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं सर्टियोटरी रीट। ये क्या होता है, उत्प्रेषण रीट क्या होती है, उत्प्रेषण रीट होती है ऊपर मगाना। देखिए उत्प्रेषण, उत धन प्रेषण, ऊपर मगाना। जब मामला निम्नतम न्यायालय में चलता है, कोई संगीन मामला रहता है तो सर्वोच्च न्यायालय ये रीट जारी कर उस न्यायालय से वो मामला मंगवाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, उत्प्रेषण रीट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हमारा तो 32 तक तो वर्णन हो गया है, अब बचा है हमारा क्या, आर्टिकल 33। 35 तक वर्णन है, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये 3 आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं, यही 3 आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 33 में कहा गया है यदि सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों, सैन्य बलों या अर्धसैनिक, सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों, सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों में कार्य करने वाले कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकार, या फार लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, क्या, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है, मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ जाती है तो हमारे जो सैनिक भाई लोग होते हैं इन्हीं का योगदान ज़्यादा होता है। अब ये लोग धरने बैठ जाएंगे, नहीं हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, हम नहीं जाएंगे लड़ने, तो देश कैसे चलेगा। इसीलिए संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकार क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। और 34 में क्या कहा गया है, 34 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी क्षेत्र में क्या, यदि किसी क्षेत्र में
यदि किसी क्षेत्र में मार्शल ला लागू हो, मार्शल ला लागू हो, सैन्य अधिनियम, मार्शल ला, जिसे क्या बोलते हैं, कर्फ्यू बोलते हैं। यदि किसी क्षेत्र में क्या लागू हो, मार्शल ला लागू हो या सैन्य अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं, सैन्य अधिनियम, सैन्य अधिनियम, सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र में क्या, उस क्षेत्र में एफआर मतलब मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। देखिए धारा 144 लगती है तो 3 व्यक्ति से ज़्यादा एक जगह खड़ा होकर बातें नहीं कर पाते हैं, तो यही आर्टिकल है। नहीं तो सभी लोग पहुंच जाएंगे, हमारा मूल अधिकार है, हम चाहे जितने लोग खड़े होकर बात करें, नहीं, ऐसी व्यवस्था संविधान में पहले से ही की गई है। अब बचता है आर्टिकल 35, ये मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या कर सकती है, संसद कानून बना सकती है, क्योंकि ये परिवर्तनीय है तो कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ये हो गया हमारा ये आर्टिकल। अब हम थोड़ा मूल अधिकार के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें करते हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये नोट कर आप लोग लिख लीजिए, ये भी पूछा भी जाता है। आर्टिकल 14, 19 और 21 को मूल अधिकारों का क्या स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। ये फैक्ट है, ये पूछा जाता है। आर्टिकल 14 में समता का अधिकार था, 19 में वाक स्वातंत्र्य संबंधी अधिकार था, 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता था। तो ये तीनों आर्टिकल मिलाकर मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। और सेकंड बात क्या है, यदि आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल, 352 के तहत क्या हो, तहत आपातकाल की घोषणा होने पर आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 स्वयं समाप्त हो जाता है, स्वयं समाप्त हो जाता है। किसके तहत, यदि आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल जो है 19 अपने आप समाप्त हो जाता है। और एक बात और आती है, आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त नहीं होता है किसी भी दशा में। आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता किसी भी दशा में, चाहे वित्तीय आपातकाल लागू हो या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, कोई भी किसी भी दशा में आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त नहीं होता। आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त या निरस्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। बाकी सभी आर्टिकल राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है कि वो कौन सा आर्टिकल निरस्त करेंगे, कब निरस्त करेंगे, यही सब बातें थी। तो अब हमारा ये चैप्टर जाकर मौलिक अधिकार का ख़त्म हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि यही हमारी ऊर्जा है। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।